गुड मॉर्निंग। वेद प्रकाश, युवराज, हर्षित, मोहित, तिवारी जी, निरंजन। आज अटेंडेंस तो काफ़ी है। प्लीज़ कंफर्म दैट आई एम ऑडिबल। एक यस लिखो। पुष्पेंद्र, यासिन खान, गायत्री। ओके, गुड मॉर्निंग सर। जितेंद्र कुमार, आपने आंसर राइटिंग में कहाँ भेजा है? व्हाट्सएप पे भेजा है? आप लोग आंसर राइटिंग करना चाहते हो? वैसे तो अभी I have to take up one more discussion on 10 years question paper। तो मेरे हिसाब से तो अभी एक दो क्लास रुक के जब हम लोग 10 वर्ष का प्रश्न पत्र का जब विश्लेषण करेंगे ओशनोग्राफी में, उसके बाद आप लोगों को आंसर राइटिंग में जाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी बहुत कुछ शेयर करना है आंसर राइटिंग के ऊपर में, और जो आप पहला आंसर लिख रहे हो वही क्लोज टू परफेक्शन हो तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके पास एक बुकलेट जाएगा जिसमें, या शायद गया होगा, जिसमें लगभग 50 क्वेश्चंस का एक सेट बना हुआ है। उस 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलो, आज का हमारा टॉपिक अब रह गया था पिलेजिक डिपॉजिट, यानी हम लोगों ने कल ओशियन डिपॉजिट में कल लास्ट क्या करवाया था? चौधरी जी कुछ लिख रहे हैं, सर ज्योग्राफियन यू का मैगजीन मार्केट में नहीं मिल पा रहा है, कोई और मैगजीन रेफर करें क्या? बिल्कुल करें। ज्योग्राफियन यू इंग्लिश वाला इंग्लिश मैगजीन को रेफर करना है, हिंदी को नहीं, क्योंकि हिंदी वाली मैगजीन के आर्टिकल्स अलग होते हैं और उसके ऑथर एनी टॉम, डिक एंड हैरी हो सकते हैं। उसके ऑथर वो होते हैं। एक सेक्शन है जिसको कि चलाया जा रहा है। अभी वीडियो आ रही है आपके पास? सर अब ठीक है, ओके। तो ये पिलेजिक डिपॉजिट्स क्या है? कल हमने आपको ओशियन डिपॉजिट्स के 6 प्रकार को, उसके जो 6 मेन क्लासिफिकेशंस थे उसको मैंने आपको बताया था। अब इसमें 2 और है।
जिसमें एक होता है रेड क्ले, एक है रेड क्ले, ये सिक्स्थ होगा, और सेवेंथ होगा, ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स। रेड क्ले यानी लाल मृत्तिका, लिखना शुरू कर दो, ये लाल मृत्तिका। और ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स का मतलब है जैविक निक्षेप, जैविक निक्षेप। तो ये ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स का और भी क्लासिफिकेशन है, जिसको कि डिटेल करना चाहिए भी ही। तो ऑर्गेनिक का मतलब तो जीवों से उत्पन्न निक्षेप है। अब इसका क्लासिफिकेशन होता है कैलकैरियस और सिलीसियस। ये होता है कैल्शियम युक्त, या इसको आप लिख सकते हो कैल्सीकृत, और ये है सिलिका युक्त। सिलिका युक्त और कैल्शियम युक्त। अब कैलकैरियस का भी दो भाग होता है। एक तो होता है इसका ग्लोबिजेरिना, एक होता है ग्लोबिजेरिना ऊज, और दूसरा होता है टेरोपॉड ऊज। सिलीसियस में आओगे तो इसमें होता है डायटम ऊज, और दूसरा होता है रेडियोलैरियन ऊज। और पिलैजिक डिपॉजिट का मतलब ही होता है रेड क्ले प्लस ऑर्गेनिक डिपॉजिट। ऑर्गेनिक डिपॉजिट के लिए ही शब्द बना है ऊज, हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं इसको, ऊज। इस चार्ट को बना लो 30 सेकेंड्स में, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं, लिखवाते हैं। पिलैजिक डिपॉजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछते रहता है, और विद्यार्थी, शिक्षक, सभी लोग ये गलती करते हैं कि पिलैजिक डिपॉजिट में सिर्फ ऑर्गेनिक डिपॉजिट को लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक डिपॉजिट और रेड क्ले दोनों मिलकर के पिलैजिक डिपॉजिट बनता है। ओके, अब लिखो पिलैजिक डिपॉजिट। लिखो महासागर के खुले भाग को अथवा हाई सी को
पिलैजिक क्षेत्र कहते हैं। पिलैजिक क्षेत्र कहते हैं अर्थात डीप सी प्लेन एवं महाद्वीपीय मग्न तट से घिरे हुए संपूर्ण समुद्र में प्राप्त निक्षेप पिलैजिक निक्षेप हैं। पिलैजिक निक्षेप हैं। जिसके अंतर्गत जैविक निक्षेप अर्थात ऊज, लगभग 41% भाग में फैले होते हैं। 41% भाग में फैले होते हैं। चूंकि इनकी संरचना स्टिकी एंड ग्रीजी होती है, लसलसी, चिपचिपी, स्टिकी एवं ग्रीजी होती है तथा डायमीटर 0.02 से कम होता है। एवं ये प्लाज्मा की तरह फैले होते हैं। अतः इन्हें ऊज कहा जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। रेड क्ले, लाल मृतिका भी पिलैजिक निक्षेप का ही भाग है, पिलैजिक निक्षेप का ही वर्ग है, जो लगभग 36.1% भाग में फैला हुआ है। अर्थात महासागरीय निक्षेपों में 3/4 से अधिक मात्रा पिलैजिक निक्षेप की होती है, जिसे अम्बुधि निक्षेप भी कहते हैं।
जिसे अंबुधि निक्षेप भी कहते हैं। अब सबसे पहले ऊज का डिस्क्रिप्शन करते हैं, तो पैराग्राफ चेंज करो और ऊज पे लिखो। ऊज को वितरण के आधार पर दो वर्गों में रखा जाता है। पहला है नेरेटिक ऊज। नेरेटिक ऊज जो महाद्वीपीय मग्न तट पर 200 मीटर की गहराई तक दो सौ मीटर की गहराई तक प्राप्त होते हैं। इनमें मूलतः कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम एवं सिलिका की मात्रा होती है। तथा इनका प्रतिशत 1 से भी कम होता है, 1% से भी कम होता है। क्योंकि इन तत्वों का, इन खनिजों का उपभोग यहां के जीव जंतु स्वयं करते हैं, यहां बैक्टीरियल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। नेरेटिक क्षेत्र में आपको पता है कि 99% समुद्री जीव नेरेटिक क्षेत्र में रहते हैं और ये फूड साइकिल, फूड चेन और जो मिनरल साइकिल है, न्यूट्रिएंट साइकिल है, उसमें ये सारा लाइम या जो भी बायोलॉजिकली डिराइव्ड मटेरियल होता है उसका सर्कुलेशन हो जाता है, साइक्लिसिटी उसका होता है। तो ऐसा निक्षेप सच नहीं मिलता है और बहुत बड़ा सरप्लस नहीं है जैविक निक्षेप का नेरेटिक क्षेत्र में। ओके, अब लिखो पिलाजिक ऊज। अब तुम्हारे मन में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाएगा कि यहां भी पिलाजिक लिख दिया और यहां भी पिलाजिक लिख दिया, तो ये पिलाजिक डिपॉजिट है, ये पिलाजिक ऊज है, ये अंतर होता है। एग्जामिनेशन में भी आपको देखना होगा कि शब्द क्या है, पिलाजिक डिपॉजिट शब्द पूछा या पिलाजिक ऊज पूछा। अगर पिलाजिक ऊज पूछा है तो आपको ये लिमिटेड फैक्ट्स लिखने होंगे, और अगर पिलाजिक डिपॉजिट लिखा है तो आपको रेड क्ले प्लस ऑर्गेनिक डिपॉजिट सब लिखना होगा। ओके, पिलाजिक डिपॉजिट में आओ तो लिखो पिलाजिक डिपॉजिट का वर्गीकरण, या इसमें पहले लिखो पिलाजिक डिपॉजिट महाद्वीपीय मग्न तट से परे जो ओपन ओशियन है, जो हाई ओशियन है, तथा महासागर के गहनतम क्षेत्रों में प्राप्त होता है। महासागरीय द्रोणी पर प्राप्त होता है। ओके, तो ये पिलाजिक डिपॉजिट, पिलाजिक ऊज पे लिखो इसके पुनः 2 वर्गीकरण किए जाते हैं। यही वर्गीकरण है, पहला है कैल्शियम युक्त
कैल्शियम युक्त कैल्शियम युक्त में लिखो कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 68 से 88% तक होती है। ये फैक्ट वैरी करता है 2-4% में, कहीं कहीं, कोई बात नहीं है। %68 से 78% तक वैरी करती है। एवं यह महासागर के 12,000 से 18,000 फीट की गहराई पर प्राप्त होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता है, कैल्शियम की प्रधानता है इसमें। इसके पुनः 2 वर्ग हैं। पहला है ग्लोबिजेरिना ऊज, ग्लोबिजेरिना ऊज। तो आप लिखो ग्लोबिजेरिना एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। ग्लोबिजेरिना फोरामिनीफेरा वर्ग का फोरामिनीफेरा वर्ग का एक माइक्रोस्कोपिक जीव है, अति सूक्ष्म जीव है, जो अपनी त्वचा से कैल्शियम कार्बोनेट का उत्सर्जन करता है। इसमें लगभग 88% कैल्शियम कार्बोनेट और 12% तक सिलिका ऑक्साइड होता है तथा यह 24,000 फीट की गहराई तक प्राप्त होता है। यह महासागरीय निक्षेपों का 29% होता है। महासागरीय निक्षेपों का 29% होता है, अर्थात सर्वप्रमुख ऊज है, सर्वाधिक विस्तृत प्राप्त होता है। सर्वाधिक विस्तृत प्राप्त होता है। नेक्स्ट लिखो, यह ऊज अत्यंत लसलसा, चिपचिपा, अर्ध तरल तो कोई शब्द ही नहीं होता है, अर्ध संगठित रूप में प्राप्त होता है। अर्ध संगठित रूप में प्राप्त होता है। ओके, फिर
देखो, यह मुख्यतः नॉर्थ अटलांटिक बेसिन में तथा सेंट्रल ईस्ट पैसिफिक में फैला हुआ है। सेंट्रल ईस्ट पैसिफिक में फैला हुआ है। So this is your Globigerina. Next, नेक्स्ट है टेरोपॉड। टेरोपॉड, देखो, टेरोपॉड एक प्रकार का मोलस्क होता है, एक प्रकार का घोंघा वर्गीय जीव होता है। टेरोपॉड एक प्रकार का घोंघा वर्गीय जीव होता है। घोंघा वर्गीय जीव होता है। जो कि उच्च एवं पठारनुमा कटकों, अंतःसागरीय पर्वतों, पहाड़ियों, गायोड्स, सी माउंट इत्यादि के ऊपर निवास करता है। के ऊपर निवास करता है, अर्थात यह कम गहराई पर प्राप्त होगा। 6000 फीट की गहराई तक ये प्राप्त होने लगता है। ओके, फिर लिखो, यह या इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा लगभग 76% तक होती है और 22-23% इसमें सिलिका ऑक्साइड होता है। यह है हमारा टेरोपोडूज। फिर आओ टेरोपॉड और ग्लोबिजेरिना के बाद अब लिखो सिलीसियस ऊज। सिलिका युक्त, सिलिका प्रधान। तो सिलिका प्रधान ऊज में सिलिका प्रधान ऊज इसमें लिखो डायटम ऊज। सिलिका प्रधान ऊज में, सॉरी, एक लाइन और लिखो कि इसमें सिलिका की मात्रा 46 से 66% तक होती है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा लगभग 33-38% तक प्राप्त होती है।
तक प्राप्त होती है। इसके दो वर्ग हैं, पहला और दूसरा, दो वर्ग हो गया। पहला लिखो डायटम ऊज, डायटम, तो डायटम पादप प्लवक है। पादप प्लवक है जो प्लैंक्टॉनिक प्रजाति का होता है। प्लैंक्टॉनिक प्रजाति का होता है, एक प्रकार का पादप प्लवक है जिसकी त्वचा से सिलिका ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। जिसकी त्वचा से सिलिका ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। सिलिका ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है एवं सिलिका ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है तथा इसमें लगभग 48% सिलिका की मात्रा होती है। सिलिका ऑक्साइड की मात्रा होती है। मुख्य वितरण मुख्य रूप से यह ठंडे जल में प्राप्त होता है, अर्थात समशीतोष्ण कटिबंधों के क्षेत्र में पाया जाता है। समशीतोष्ण कटिबंधों, विशेषकर दक्षिणी महासागर में 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य, दक्षिणी महासागर में 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य इसका सर्वाधिक विस्तार होता है। इसका सर्वाधिक विस्तार होता है। इसका सर्वाधिक विस्तार होता है। फिर लिखो यह लगभग 12,000 से 18,000 फीट की गहराई तक प्राप्त होता है। 12,000 से 18,000 फीट की गहराई तक प्राप्त होता है। ओके, फिर डायटम ऊज के बाद लिखो रेडियोलैरियन। लिखो रेडियोलैरिया एक प्रकार का जू प्लैंक्टन है। जू प्लैंक्टन है। प्लैंक्टन एक प्रकार का जंतु प्लवक है। डायटम्स में आपको लिखना था कि यह 6.5% कुल निक्षेप का है। रेडियोलैरियन में लिखना है यह 3.5% कुल निक्षेप का है।
%3.5 कुल निक्षेप का है ये। लिखो, रेडियोलैरिया मुख्य रूप से गर्म जल में जीवित रहता है, पोषित होता है। अतः इसका मुख्य विस्तार विषुवतीय क्षेत्र में 15 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के मध्य, 15 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के मध्य प्राप्त होता है। के मध्य प्राप्त होता है। तो ये है रेडियोलैरिया ऊज। लिखो इसमें एक और लिख सकते हो, इसमें सिलिका ऑक्साइड की मात्रा लगभग 43% और कैल्शियम कार्बोनेट 36% के आसपास प्राप्त होता है। के आसपास प्राप्त होता है। ओके, तो ये था आपका ओशियन डिपॉजिट। अब ओशियन डिपॉजिट पे जो हमने डिस्कशन किया, इसमें रेड क्ले अभी शेष है, तो आप रेड क्ले लिखिए। रेड क्ले शेष है, रेड क्ले पे लिखो। लाल मृत्तिका क्या है? और लाल मृत्तिका पर भी एक स्वतंत्र प्रश्न पूछने की संभावना है। लाल मृत्तिका पे बहुत रिसर्च चल रहा है और मैंने कल आपको बताया था कि लाल मृत्तिका का उपयोग किया जा रहा है वेस्टलैंड को उसके रिडेम्पशन के लिए। वेस्टलैंड जो क्या बोलते हैं उसको, वेस्टलैंड्स जैसे बिहड़ जो क्षेत्र हो गया, राजस्थान का क्षेत्र हो गया, कच्छ का जो गुजरात का क्षेत्र है, वहाँ पे सैलाइन सॉइल है, अल्कलाइन सॉइल है, तो उसके रिकवरी के लिए, उसके पुनर्जीविता के लिए रेड क्ले का प्रयोग किया जा रहा है या किया जा सकता है। तो रेड क्ले एक रिसोर्स बन गया है, इसलिए इसकी महत्ता भूगोल में बढ़ रही है। प्लीज लिखो। लिखो नेक्स्ट। लिखो, लाल मृत्तिका सभी महासागरीय निक्षेपों में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में फैला हुआ है, विस्तृत है। प्रतिशत मात्रा में विस्तृत है। लगभग 36.1% महासागरीय भाग में प्राप्त निक्षेप लाल मृत्तिका होते हैं।
यह एक, इसकी संरचना पे चलते हैं, यह एक जटिल मिश्रण है जो कि लार्जली, मोस्टली, मुख्यतः इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से बना है, परंतु इसमें 1% तक जैविक पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। अतः इसे पूर्णतः अजैविक नहीं माना जाता, चूंकि महासागर में गहराई के साथ, ध्यान से लिखना इसको, चूंकि महासागरों में गहराई के साथ तापमान में ह्रास होता है, तापमान घटता है, अतः नीतल की ओर, यानी गहराइयों में कैल्शियम कार्बोनेट जल में घुल जाता है ठंडे जल की घोलन क्षमता कैल्शियम कार्बोनेट पर सर्वाधिक होती है, अधिक होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो कैल्शियम कार्बोनेट जल में घुल जाता है, अतः अधिक गहराई वाले क्षेत्रों में कैल्शियम कार्बोनेट अनुपस्थित होता है। वो डिपॉजिट के रूप में प्राप्त नहीं होगा, जल में घुल जाएगा, कम मात्रा होगी उसकी। और कैल्शियम कार्बोनेट ही वो चीज है जो कि जैविक इकाइयों से ज्यादा प्राप्त हो रहा है। आपने देखा कि अभी पिलाजिक डिपॉजिट में, ऊज में, जो कि जैविक निक्षेप है, उसमें मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट ही था। सिलिका युक्त वाले में भी कैल्शियम कार्बोनेट ठीक ठाक मात्रा में रहता है। तो रेड क्ले में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कम होगी, लिखो, अर्थात लाल मृत्तिका में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 1% तक ही होती है, या 1% से भी कम होती है। जो किताबें बिना साइंटिफिकली चीजों को समझे, या जो टीचर सब लिखवाते रहते हैं कुछ भी, उसके अगेंस्ट मैंने ये तुम लोगों को समझाया, आप लोगों को मैंने ये बताया कि रेड क्ले में नहीं होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और क्यों नहीं होता है वो भी मैंने आपको बताया। आगे लिखो, लाल मृत्तिका की संरचना मुख्यतः वोल्केनिक मटेरियल्स प्लस मीटियोरिक डस्ट, उल्का के धूलकण, ज्वालामुखीय कण, उल्का के धूलकण प्लस बैसाल्ट, जो नीतलीय बैसाल्ट है, नीतलीय बैसाल्ट के अपरदन से प्राप्त जो अवसाद हैं, जो नीतल पे अपरदन हो रहा है उसके अवसाद हैं, प्लस प्लैंकटन एवं सी सॉल्ट से निर्मित यौगिक, प्लैंकटन और सी सॉल्ट जो लवण होते हैं, प्लवक और लवण,
प्लवक और लवण के यौगिक भी इसमें प्राप्त होते हैं। और उसके बाद इसमें है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ऊज की कुछ मात्रा, यानी जैविक पदार्थों की भी मात्रा इसमें होती है। यानी इसमें 1 2 3 4 5 और छठा इसमें होगा जो अवक्षेप होते हैं, इवेपोराइड्स होते हैं, या कुछ टर्बिडाइड्स होते हैं। अवक्षेप, प्रिसिपिटेट, इवेपोराइड, टर्बिडाइड, ये जो होते हैं, यानी देखो कितना कॉम्प्लेक्स इसकी संरचना कितनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। प्लैंकटन वाले पे आओ तो प्लवक और लवण कैसे क्या होता है। एक हम कटोरा लेते हैं, ये समुद्र का तल है, ध्यान से देखिए, ये है हमारा सी लेवल। अब ऊपर वाले भाग में ये सारे प्लवक हैं, तो ये प्लवक हैं, इनकी मृत्यु तय है। अब ये इतने हल्के होते हैं कि नीचे नहीं डूबते, इनको कई मिलेनियम लगेगा नीचे डूबने में। नीतल में ये प्लवक इतने हल्के होते हैं कि जल में ऊपर ग्रेविटी इन पे काम ही नहीं कर पाती, ऊपर रहते हैं। लेकिन मान लो कि ये धीरे धीरे करके प्लवक सब मरना शुरू हुआ, नए जन्म ले रहे हैं ये पुराने, तो ये नीचे के लेयर में ये प्लवक आ गया। तो नीचे क्या करता है ना कि जो सॉल्ट सस्पेंडेड दशा में होगा, जो नमक सस्पेंडेड दशा में होता है, उससे ये डेड मैटर चिपक जाएगा। अब सॉल्ट प्लस प्लैंकटन का डेड मैटर दोनों एक दूसरे से चिपक करके भार बढ़ गया। अब ये अपने भार के कारण धीरे धीरे नीचे की ओर सेटल करने लगता है। तो नीचे जो सेटल हो रहा है वो प्लवक ना होकर के, वो प्लवक प्लस जो लवण सस्पेंडेड दशा में रहते हैं जल में, ये दोनों एक साथ नीचे की ओर आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है जिसके कारण निर्माण होता है लाल मृतिका का। और लाल मृतिका के निर्माण की प्रक्रिया में ये आप जरूर लिख देना यहां पर कि ये है डेड प्लैंकटन जोन, ये है डेड प्लैंकटन जोन। और ये डेड प्लैंकटन्स यहां पे सॉल्ट से चिपक करके हेवी होकर के, यहां पे मान लेते हैं ये हमारा सॉल्ट जो सस्पेंडेड सॉल्ट जोन होता है। सबसे ऊपर में क्या होता है कि तापमान अधिक होने के कारण ये जो आइसोथर्मिक लेयर है समुद्र का, तो समुद्र के आइसोथर्मिक लेयर में तापमान अधिक होता है, तो वहां पे सॉल्ट मोस्टली डिसॉल्व हो जाता है टेम्परेचर के कारण। लेकिन उसके बाद नीचे आओगे तो टेम्परेचर घटेगा, तो सॉल्ट उस रेट से डिसॉल्व नहीं होता है और सॉल्ट वहां पर सस्पेंडेड या निलंबित दशा में प्राप्त होगा। तो यही जो सेकेंड जोन है, ये जो ट्रांजिशनल जोन है, ये जोन 1, ये हमारा जोन 2, ये हमारा जोन 3। तो जोन 2 में जब ये इंटर करेगा डेड पार्टिकल्स ऑफ प्लैंकटन, तो उसके बाद यहां पर उसे कंबाइन करके दोनों का वेट बढ़ता है। और उसके बाद इवन देन इट टेक्स मिलेनियम फॉर सेटलिंग डाउन ऑन द ओशियन फ्लोर। अब जाकर के यहां पर ओशियन फ्लोर पे सेटल करेगा। अब इस जोन में रेड क्ले यानी लाल मृतिका का वो संस्तर धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है। और लाल मृतिका बनने में क्या है, जो वल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं ओशियन बॉटम में, उसका जो मटेरियल है, लावा है या जो भी पार्टिकल्स निकल रहा है, वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जाकर के वो जमा होता है डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन में, ओशियन के द्रोणी में। तो वहां भी बनेगा वल्केनिक मटेरियल या वल्केनिक डस्ट बन के वो भी चिपक जाएगा। फिर हमारा मीटियोरिक डस्ट क्या है कि पूरे वर्ष, सालों भर, लाखों वर्षों से मीटियोरिक शावर हो रहा है। और आपको पता है कि हमारा जो मेसोस्फीयर है, हमारा जो मध्य मंडल है, जो लगभग 88 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास प्राप्त होता है, या 90 किलोमीटर आप रख लो, तो वो मध्य मंडल में आकर के जो मीटियोर्स होते हैं वो जल जाते हैं। और जलने के बाद वहां जो इसका डस्ट बनता है, वो डस्ट धीरे धीरे सेटल कर रहा है और लगातार ओशियन में प्रवेश करते रहता है। उसमें होता है Fe2O3 की मात्रा। ये जो ऊपर से आ रहा है मीटियोरिक डस्ट, ये है Fe2O3। तो Fe2O3 जब आकर के डिपॉजिट होगा हमारे ओशियन फ्लोर पे, तो
तो ये रेड जो क्ले मटेरियल या ग्रीजी मटेरियल यहां पर बन रहा है, उसमें मिश्रण होकर के ये रंग कैसा बनाएगा, रेड बनाएगा, है ना। ये फेरिक ऑक्साइड्स और फेरस ऑक्साइड दोनों फॉर्म में प्राप्त होता है। तो ये जो फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड और इसके साथ जो पदार्थ जो मिले होते हैं, वल्केनिक पदार्थ जो मिले होते हैं, ये सब मिलकर के एक नया पदार्थ बन जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्रियस मटेरियल। वो कहलाता है ऑक्रियस मटेरियल। ऑक्रियस का अर्थ है भगवा। ये भगवा रंग का पदार्थ बन जाता है। तो ये जो भगवा रंग का पदार्थ बनेगा, यही दैट इज व्हाट प्रोवाइड्स द रेड टिंज टू द रेड क्ले। यानी लाल मृत्तिका का जो लाल जैसा, जो लाल हल्का भूरा लाल जैसा जो कलर होता है, येलोइश कहीं कहीं पे होता है। तो ये कलर क्यों आता है, इसके पीछे मैंने आपको बताया कि Fe2O3 जो मेटेओरिक डस्ट है प्लस जो वल्केनिक डस्ट है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जो अंतर समुद्री ज्वालामुखी होते हैं उसमें से जनरली क्या निकलेगा, बैसाल्ट। और बैसाल्ट का कंपोजिशन देखोगे तो इसमें फेरोमैग्नीशिया की मात्रा उच्च होती है। सिलिका ऑक्साइड इसमें 50% होगा और बाकी 50% में फेरोमैग्नीशिया होता है। तो ये फेरोमैग्नीशिया का मतलब है फेरस और मैग्नीशियम। तो इसका भी रंग क्या होगा, इसका रंग भी लाल ही होता है और ये ऑक्रियस मटेरियल बनाता है। यानी लाल मृत्तिका का रंग लाल क्यों है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और लाल मृत्तिका का कॉम्पोजिशन क्या है, इसको आप अच्छे से देख सकते हो कि वोल्केनिक मटेरियल है, इसमें मीटियोरिक डस्ट है, इसमें बैसाल्ट के अपरदन से प्राप्त, अब बैसाल्ट के अपरदन से भी जो प्राप्त होगा इसमें भी फेरोमैग्नीशिया है। तो ये फेरोमैग्नीशिया होने के कारण लाल रंग मिलेगा। फिर प्लैंकटॉन्स और सॉल्ट का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है इसमें, और जो अन्य जैविक पदार्थों से प्राप्त हो रहा है। प्लैंकटन से अलग हटकर के जो जीव है ये बहुत ही मिनिस्क्यूल है। अगर हम ये 5 और 6 के कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो शायद ये 0.1% भी न हो, लेकिन अब रसायन या स्ट्रक्चर तो, संरचना तो पढ़ना है, कॉम्पोजिशन पढ़ना है, तो उसको डिटेल से इसी तरह से पढ़ा जा सकता है। तो ये अवक्षेप, इवेपोराइड्स, टर्बिडाइड्स, इसका कॉम्बिनेशन। जितने भी रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही है या जल रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो रही है, हाइड्रोथर्मल रिएक्शंस या हाइड्रोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जल के अंदर में, समुद्र के अंदर में, तो उसके जो अवक्षेप होते हैं, उसके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, वो बाई प्रोडक्ट्स धीरे धीरे करके सब सेटल कर रहा है ओशियन बॉटम में। और डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन में, जहाँ पे ओशियन बिल्कुल प्लेन की तरह है, द्रोणी की तरह है, वहीं पे एकत्रित हो रहा है। तो इन्हीं 6 मुख्य कारणों से रेड क्ले का निर्माण हो रहा है। अब चलो रेड क्ले पे, तो रेड क्ले का कॉम्पोजिशन हो गया। अब रेड क्ले के हम ओरिजिन को हमने समझा, इसके स्ट्रक्चर को हमने समझा, कॉम्पोजिशन को हमने समझा। अब रेड क्ले का ऑकरेंसेस, उसका वितरण कहाँ कहाँ पर है, उस पर भी 2 लाइन आप लिख लो। लिखो, लाल मृत्तिका जल की नहीं, महासागरों के गहनतम क्षेत्र, जैसे महासागरों के गहनतम क्षेत्र जैसे गर्त, डीप्स, जैसे ट्रेंचेस, डीप्स एवं द्रोणियों में प्राप्त होता है, तथा यह एक चादर की तरह, शीट की तरह, चादर की तरह लगभग संपूर्ण नीतल को आवरित किए है। जहां भी गहराई 24,000 फीट, कुछ विद्वान 24,000 फीट लिखते हैं, अथवा 6,000 मीटर से 4,000 मीटर के मध्य प्राप्त होती है,
नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसकी अन्य विशेषताओं में कि लाल मृत्तिका न सिर्फ गहनतम भागों में प्राप्त होता है बल्कि यह प्राचीनतम महासागरीय निक्षेप भी है जिसमें प्रथम जीव साइनोबैक्टीरियम के जीवाश्म भी प्राप्त होते हैं। अतः जैविक विकास क्रम में लाल मृत्तिका या जैव विकास क्रम के सिद्धांतों में लाल मृत्तिका एक अद्भुत प्रमाण है, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लिखे वो तुम्हारा, जो सुने वो बहुत ही अल्प काल तक मानव के ब्रेन में रुकता है, जो लिख लिए वो सब तुम्हारा। फिर लिखो, मान लो कि मैरियाना ट्रेंच है या मिंडानाओ ट्रेंच है, तो इस ट्रेंच में अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा? कौन सा महासागरीय अवसाद मिलेगा? रेड क्ले मिलेगा आपको। अब सबसे पुराना महासागर कौन है? अब कुछ साइंस तो है नहीं, लॉजिक भी लगाओगे तब भी ज्योग्राफी बनेगी। सबसे पुराना महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। तो अब आप लिखो कि प्रशांत महासागर की अनंत गहराइयों में लाल मृत्तिका सर्वाधिक फैला हुआ है। प्रशांत महासागर सबसे गहनतम भी है, सबसे प्राचीन भी है। तो लाल मृत्तिका मुख्य रूप से कहाँ मिलेगी? अटलांटिक तो नया सागर है, अटलांटिक में भी मिलेगी, लेकिन अगर हम देखेंगे सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, थिकनेस इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना कि कितनी मोटी लेयर है। जितनी मोटी लेयर है उतना पुराना महासागर होगा। तो महासागरों का बेसिन कितना पुराना है इस पर भी लाल मृत्तिका प्रकाश डालता है। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में तो एक बहुत अद्भुत लाल मृत्तिका का रोल है कि जो मध्य महासागरीय कटक हैं अटलांटिक महासागर में, तो उनके पास लाल मृत्तिका अनुपस्थित है और उस कटक से दूरी के साथ लाल मृत्तिका मिलना प्रारंभ हो जाता है। ट्रेंच की तरफ जाओगे तो लाल मृत्तिका ज्यादा मिलने लगेगा। इसका कारण यह होता है कि जो कटक है वहां पर कटक नई संरचना है और वहां पे नए ओशियन बॉटम का निर्माण हो रहा है, नए ओशियनिक क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। तो नए नवीनतम भागों में लाल मृत्तिका नहीं बन सकती है। लाल मृत्तिका को बनने में कम से कम करोड़ों वर्ष की प्रक्रिया चाहिए। तो कटक के पास लाल मृत्तिका की अनुपस्थिति इस बात को भी उद्बोधित करती है कि कटक के पास महासागरीय क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। ये सब भू आकृति विज्ञान में आपको बहुत शानदार ढंग से सिखाया जाएगा और आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न, सब आपको कर धीरे धीरे करके हम बताएंगे। फिर आप लिखो कि लाल मृत्तिका में नोड्यूल्स प्राप्त होते हैं। अंडे की आकृति के, आलू की आकृति के, स्मूथ साइडेड, रोलिंग, लुढ़कते हुए नोड्यूल्स प्राप्त होते हैं। नोड्यूल्स कहते हैं उनको, नोड्यूल्स होते हैं जो कि खनिज के भंडार हैं। ये है पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स कहते हैं इनको। पॉली यानी बहुधात्विक नोड्यूल्स। कभी भी अंग्रेजी शब्दों को लिखने से परहेज नहीं करो। मैंने पहले भी आपको कहा था कि यूपीएससी के गजेटियर में लिखा हुआ है, यूपीएससी के निर्देश में लिखा हुआ है
बीपीएससी के निर्देश में भी लिखा हुआ है, बिहार में भी लिखा हुआ है, हर स्टेट में लिखा हुआ है कि हिंदी शब्द अगर अंग्रेजी शब्द टेक्निकल है, अगर अंग्रेजी शब्द प्रायोगिक है, अगर अंग्रेजी शब्द अनिवार्य है, तो अंग्रेजी शब्द को एज इट इज लिखो आप। और कोई जरूरी नहीं कि उसका देवनागरी में ट्रांसलेशन किया जाए, कोई आवश्यक नहीं है कि उस शब्द को बेवजह आप अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट का प्रयोग करो, बिल्कुल फ्रीडम है आपको। कोई भी टीचर इसके अगेंस्ट सिखाता है, क्या बोलूं मैं उनके लिए, उनको बोलो कि आप एक बार सर गजेटियर पढ़ लीजिए, उसके बाद शिक्षा दीजिए मुझे। लिखो फिर। तो ये नोड्यूल्स मिलते हैं जो कि भविष्य के निधि हैं, हमारा भविष्य का खजाना है ये। अब यूपीएससी में खजाना नहीं लिखोगे आप, निधि लिखोगे, क्योंकि खजाना एक हिंदुस्तानी शब्द है, उर्दू शब्द है, और आपकी भाषा हिंदी संस्कृत निष्ठ होनी चाहिए। अभी जो रैंक 9 अरुण है, उससे उसका मैं सोच रहा हूँ एक बार उसका वो भी जो वक्तव्य था जो उसने मुझे कहा फ़ोन पे, उसको शायद बाहर लाना बहुत ज़रूरी है कि हिंदी शब्दावली उसने हमारे क्लास में सीखी और उन शब्दों के प्रयोग से वो बहुत अच्छा कर पाया। आशुतोष यादव भी है, उसकी भी हिंदी बहुत अच्छी थी। मयंक भी बहुत अच्छा किया अपनी हिंदी भाषा, और वो तो भूगोल का विद्यार्थी भी था, तो बहुत अच्छा ग्रैस्प किया। तो ये तो हिंदी माध्यम का यूपीपीसीएस में ज़बरदस्त रिजल्ट आता है, ज्योग्राफी। तो आप लिखो, अब लिखो, इन अर्थों में लाल मृत्तिका भविष्य के संसाधन के रूप में प्राप्त होते हैं, भविष्य के संसाधन के रूप में प्राप्त होते हैं, तथा वर्तमान में ये गहरे अनुसंधान के विषय हैं, क्योंकि इनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशंस, जियोलॉजिकल क्लूज, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस, जननिक आनुवांशिकीय सूचना, इनमें जियोलॉजिकल भूगार्भिक रहस्य, कॉस्मोलॉजिकल मीटियोरिक डस्ट भी इसमें है। तो ब्रह्मांडीय पिंडों के संरचना एवं उत्पत्ति के सभी रहस्यों को उजागृत करने के तत्व मिलते हैं। मैंने आपको बता ही दिया है, लाल मृत्तिका पिलाजिक डिपॉजिट का ही एक पार्ट है, और ये सबसे अधिक कहाँ मिलेगा? प्रशांत महासागर में। तो लाल मृत्तिका पर आप एक शॉर्ट नोट लिखिए और एक एनसीईआरटी का मैप उठाइए। एनसीईआरटी जो 11 क्लास की है उसका मैप उठाइए, उसमें वर्ल्ड मैप दिया हुआ है, उसमें लाल मृत्तिका का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है, और डायटम ऊज का भी दिया हुआ है, ग्लोबिजेरिना का भी दिया हुआ है। तो आप देखोगे तो एक बहुत ही साधारण मैप एनसीईआरटी का आपके यूपीएससी के लिए बहुत इफेक्टिव होगा। तो एनसीईआरटी ओल्ड का एक वर्ल्ड मैप इस पे डालना है, और ये मैंने आपको लिखाई दिया कि भविष्य में कैसे यूज होगा रेड क्ले का या महासागरीय निक्षेपों का। तो आप इस पे एक अच्छा शॉर्ट नोट लिख करके मुझे दिखाओ। नोड्यूल्स तो लिखवा ही दिया, ओके। अब चलते हैं एक नए विषय की ओर,
और ओशियन डिपॉजिट्स, कितने लोगों को ओशियन डिपॉजिट समझ में आ गया? यस, लिख करके भेजो। लाल मृत्तिका और ऊज क्या है? ऊज पे भी अलग से आ सकता है। ऊज एवं ऊज का वर्गीकरण प्रस्तुत करें। मान लो ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आप क्या लिखोगे? क्या ऊज में रेड क्ले लिखा जाएगा? ओके, SMS आ गया आपका। देखूं क्या लिख रहे हो भाई। पेलेजिक डिपॉजिट में ऊज और रेड क्ले दोनों लिखा जाएगा। बिल्कुल सही सर। सभी स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए ना। नहीं, उसमें क्या होगा ना कि मान लो कोई एक कैंसर लिखता है, वो अच्छा नहीं लिख पा रहा है, तो बाकी लोग को क्यों एक्सपोज करना? उसमें डालना अच्छा नहीं है, आप इंडिविजुअली डालते रहो। क्या हुआ जितेंद्र, 50% समझ में आ गया? इतना आसान टॉपिक था। ज्योग्राफी एंड यू के अलावा डाउन टू अर्थ मैगजीन है। डाउन टू अर्थ मैगजीन आप देख सकते हो। फ्रंट लाइन में भी कुछ चीजें निकलती है, योजना में निकलती है। ऊज मतलब क्या होता है? ऊज का मतलब होता है, हाँ बिल्कुल सही, ऊज मतलब होता है जो चिपचिपा लसलसा पदार्थ हो, उसको ऊज कहते हैं। एक शब्द है ना, ऊजिंग आउट, धीरे धीरे करके जो बाहर निकलता है। दूसरों का रीड करोगे तो बाकी मुझे लगता नहीं कि अभी इतने कैपेबल लोग होंगे जो बहुत अच्छा आंसर लिख पाएंगे। चलो हम आपके आइडियाज को ले रहे हैं। ग्रुप में सभी सेंड करेंगे तो कोई सेंड नहीं करता है, कोई नहीं लिखता है। मेरा पुराना अनुभव, कुछ 2-3-4 लोग शुरू में लिखोगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे। ऊज मतलब ऑर्गेनिक डिपॉजिट, बिल्कुल सही। रेड क्ले की संरचना को कितने लोगों ने समझा? रेड क्ले का जो बहुत कॉम्प्लेक्स संरचना है उसको आज मैंने समझो पहली बार खोल दिया। इसके पहले हम किसी बैच में इस तरह से नहीं बताते थे। ग्रुप बनाने के बाद कई बार लड़के आपस में झगड़ा कर लेते हैं, डिसिप्लिन नहीं रखते हैं। जो मेरा पीछे का अनुभव रहा है ना, कोई बहुत
सुखद नहीं रहा। उसमें राजनीतिक बहस कुछ लोग कर लेते हैं। व्हाट्सएप नंबर क्या है? व्हाट्सएप नंबर सब लोग लिख लो 98912 98912 90953 90953। अब ब्लॉक कर देना सर, फिर मेरा तो यार रोज का 1-2 घंटे का एंगेजमेंट हो जाएगा कि हम व्हाट्सएप देखते रहें कि कौन क्या झगड़ा कर रहा है। पॉसिबल नहीं है ये। आप अपना लिख करके भेजो ना, उस पर हमारा रिस्पॉन्स नहीं आया तब कहना। रेड क्ले समझ आ गया स्ट्रक्चर। सुजीत थैंक यू। बिल्कुल जितेंद्र, आप बिल्कुल मिल सकते हो। अगर आप दिल्ली में रहते हो क्या? इसमें से कितने लोग दिल्ली में रह रहे हो ये बताओ। लाइव क्लास में तो ज़्यादा बच्चे आते नहीं हैं, एडमिशन्स तो ठीक ठाक हैं, बट लाइव क्लास में बच्चे कम रहते हैं। अब 2-4 लोगों के फायदा के लिए वो देखो, अंत में देखो इस प्रोफेशन में हम अब ऑलमोस्ट 12 साल स्वतंत्र रूप से रह गए हैं, तो मुझे पता है कि उसमें आज न तो कल न तो परसों कोई न कोई मुद्दा पे कोई न कोई कुछ SMS ऐसा डाल ही देगा कि टेलीग्राम पे बना सकते हैं। बात तो वही रहेगी। एक बार और समझा दो, पिलाजिक डिपॉजिट और ऊज। तुम फिर ऐसा करो हर्षित कि तुम बन जाओ उसके ग्रुप लीडर और व्हाट्सएप ग्रुप तुम ही बना दो। वेद प्रकाश वर्मा, ऊज में रेड क्ले नहीं लिखेंगे। लगता है दोबारा थोड़ा सा डिस्कशन करना पड़ेगा। दस मिनट का लॉक लग जाएगा उससे। आप लोग इंडिविजुअली इंटरेक्ट करो, इंडिविजुअली भेजते रहो। उसमें कोई अगर बहुत अच्छा होगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया जाएगा। हाँ ये तो है हर्षित। फिर लोग क्या करते हैं कि क्लास में जो फीमेल स्टूडेंट होते हैं उनका नंबर भी ले लेते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के बहाने, फिर उनको परेशान करने लगते हैं। अभी तो बहुत कुछ ऐसा है जो हम कहना नहीं चाहते हैं ना, तो इसमें अच्छाई से ज़्यादा बुराइयां निकल करके आती है। जब तक कोर्स चलता है तब तक थोड़ा बहुत डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, उसके बाद सब कुछ होना शुरू हो जाता है। इसलिए इस तरह का ग्रुप नहीं बनाना है मुझे, तो आप लोग मान जाओ। ठीक है प्रद्युम्न, हम एक बार दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। देखो हमारा टॉपिक था ओशन डिपॉजिट। ओशन डिपॉजिट में हमने
कल तक आपको 4 या 5 वर्ग बताए थे। आज हमने एक वर्ग बताया पेलैजिक डिपॉजिट का, और पेलैजिक डिपॉजिट में 2 बताया। एक बताया रेड क्ले, दूसरा बताया ऑर्गेनिक डिपॉजिट, जैविक निक्षेप। अब ऑर्गेनिक डिपॉजिट को ही हमने कहा कि यही ऊज है, और ऑर्गेनिक डिपॉजिट का 2 भाग किया। एक किया नेरेटिक और दूसरा किया पेलैजिक। तो यह है नेरेटिक ऊज, यह है पेलैजिक ऊज, और यह है पेलैजिक डिपॉजिट। अब बताओ, इसमें तो पूरी क्लैरिटी है, इसमें ऐसा क्या है कि क्लियर नहीं हो पा रहा है? अब नेरेटिक ऊज है। अब पेलैजिक डिपॉजिट का भी 2 भाग किया। एक किया सिलिका युक्त, दूसरा किया चूना युक्त। यही तो था, पेलैजिक का ही 2 डिवीजन किया, सिलिका युक्त और चूना युक्त। अब सिलिका युक्त में भी 2 हुआ था, डायटम ऊज और रेडियोलैरियन ऊज, और ये हुआ था कैल्शियम कार्बोनेट वाला। चूना युक्त में हुआ था ग्लोबिजेरिना ऊज, और दूसरा था टेरोपॉड ऊज। इस स्ट्रक्चर को दोबारा देखो, रेड क्ले ऊज नहीं है। रेड क्ले ऊज में कहां आ रहा है? पेलैजिक डिपॉजिट में आ रहा है, और पेलैजिक डिपॉजिट और पेलैजिक ऊज एक नहीं है। पेलैजिक का अर्थ क्या है? पहले क्लास में क्या पढ़ा था आप लोगों ने? पेलैजिक का अर्थ है ना कि जो नेरेटिक के बाद का क्षेत्र था वो पेलैजिक है। महाद्वीपीय मग्न तट की जो गहराई है 200 मीटर तक, वहां तक ओशियन को नेरेटिक कहते हैं, और नेरेटिक के बाद का पूरा जो बीच का ओशियन रह गया वो पेलैजिक था। तो वह भाग, वह ऑर्गेनिक डिपॉजिट, वह ऊज जो मग्न तट पे मिल रहा है उसको नेरेटिक ऊज कहेंगे, और जो समुद्र की गहराइयों में मिल रहा है उसको पेलैजिक ऊज कहेंगे। और पेलैजिक ऊज मतलब ऑर्गेनिक, लेकिन अगर पेलैजिक डिपॉजिट हो गया तो उसमें तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों होगा। तो रेड क्ले इनऑर्गेनिक में आ गया। फिर मैंने बताया कि रेड क्ले में ऑर्गेनिक मैटर होता है, 1% तक होता है। क्लैरिटी बनी? बताओ। और वीडियो को सेकेंड थर्ड टाइम पे देखोगे तो बिल्कुल क्लैरिटी बन जाएगी। ओके, ये हो सकता है जैसा कि आशीष चंद्र लिख रहा है कि ऊज को लिखवाने के क्रम में पेलैजिक ऊज को कई जगह हमने पेलैजिक निक्षेप कह दिया, शायद इससे कंफ्यूजन हो गया होगा। लेकिन अभी जो मैंने आपको चार्ट दिया इसमें एकदम से क्लैरिटी बनना चाहिए। देखो, एक बात समझनी होगी आप लोगों को कि इतनी शुद्ध हिंदी भाषा या हिंदी ट्रांसलेट करके लिखवाना मेरे लिए आज भी बड़ा चैलेंज रहता है। बिल्कुल सुरजीत, पेलैजिक को डिवीजन भी किया था। चलो, आज टाइम लग गया इसमें काफ़ी। मेरा था कि आज बहुत 15, 20, 25 हाफ एन आवर में इसको कर लेंगे।
कोई बात नहीं है, आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बने ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, टाइम लगभग हो ही गया है, तो ऐसा करते हैं कि कल मिलते हैं और कल फ्रेश टॉपिक लेंगे। आप भी रिलैक्स करो, 15-20 मिनट में कुछ खास नहीं कर पाएंगे, टॉपिक का आधा कटा हुआ भाग मिलेगा आपको। तो आप कल फ्रेश टॉपिक लेंगे और कल से मैरीन रिसोर्स शुरू करना है, या वेव पढ़ाएंगे कल आपको, वेव और लॉ ऑफ द सी, ऐसे कुछ 1-2 टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर मैरीन रिसोर्स आपका रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।